हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता ही है CUET 2025 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। अभी आप उनकी वेबसाइट पर जाके अपने CUET एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। अभी आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन चल रही होगी, आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में व्यस्त होंगे, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम का जो स्कोर होगा उसके बेसिस पे आपको किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलने वाला है। अगर आपकी 100% भी आती है 12th में, तो भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको CUET एग्ज़ाम अपीयर करना होगा और CUET के स्कोर के बेसिस पे ही आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। अगर टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी या BHU या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये सब CUET के स्कोर के बेसिस पे ही एडमिशन लेने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम बोर्ड की प्रिपरेशन करें या CUET के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अभी आपके बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं और बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के साथ आपको अभी CUET एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए। यू हैव टू फोकस कम्प्लीटली ऑन बोर्ड एग्जाम्स, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम के जो आपके सब्जेक्ट्स होंगे वही CUET में पूछे जाएंगे। इसके अलावा एक दो सब्जेक्ट एडिशनल हो सकते हैं जिनकी आपको तैयारी के लिए सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा और उसके बाद में आप तैयारी कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कुछ ऐसे चेंजेस के बारे में जो पिछले कुछ सालों के CUET एग्ज़ाम से डिफरेंट होंगे। CUET का एग्ज़ाम जो है वो 2022 में स्टार्ट हुआ था। पहली बार एग्ज़ाम हुआ था जब यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए 12th के स्कोर को जो है वेटेज नहीं दी गई थी और 100% जो वेटेज है वो आपके CUET के एग्ज़ाम को ही दी गई थी। काफ़ी चेंजेस हुए, काफ़ी डिस्क्रिपेंसीज हुई, काफ़ी परेशानियाँ हुई, लेकिन फाइनली काफ़ी चेंजेस के बाद अब CUET एकदम परफेक्ट मूड में है। NTA जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है उसने ये एनालिसिस किया या पिछले कुछ सालों के बाद जो चेंजेस किए, इस साल ऐसा लगता है कि इस बार एकदम फ्लॉलेस एग्ज़ाम होने वाला है। लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था आपका वो हाइब्रिड मोड में हुआ था, यानी कुछ पेपर जो हुए थे आपके वो पेन एंड पेपर मोड में हुए थे और कुछ आपके कंप्यूटर बेस्ड हुए थे। जब पहली बार एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था 2022 में तो सभी एग्ज़ाम CBT मोड में थे, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट थे। इस साल भी आपके सभी एग्ज़ाम जो हैं वो CBT मोड में होने वाले हैं। CBT मोड का मतलब ये है आपको एक एग्ज़ाम सेंटर पे जाना होता है, वहाँ कंप्यूटर सिस्टम लगे होते हैं और वहाँ आपको पेपर अपीयर करना होता है, क्योंकि आपके MCQs होते हैं, आपको मार्क करना होता है करेक्ट आंसर। अब चेंजेस क्या क्या हुए हैं पहले वो सब देखेंगे हम। इसके अलावा जो बेसिक इन्फॉर्मेशन रहेगी एग्ज़ाम की वो आपको बताई जाएगी। इसके अलावा जो रिजल्ट से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहला फोकस आपका एग्ज़ाम पे होता है, उसके बाद जो है आपको रिजल्ट की चिंता होती है। चलिए सबसे पहले देखते हैं मेजर पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले फीस स्ट्रक्चर बता दूं मैं आपको। लास्ट ईयर आपके पास काफ़ी 7 to 8 सब्जेक्ट्स का आपके पास ऑप्शन था। इस साल CUET ने डिसाइड किया है कि आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स जो है वो चूज़ कर सकते हैं। CUET का एग्ज़ाम बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। पहला लैंग्वेज का एग्ज़ाम होता है, आपके पास 13 लैंग्वेज का ऑप्शन होता है जिसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। सेकंड जो आपका सेक्शन रहता है दैट इज़ डोमेन सब्जेक्ट्स, यानी 12th में जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं उनका एग्ज़ाम होता है। और तीसरा जो पेपर होता है वो आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए वो यूनिवर्सिटी की चॉइस होती है कि वो किस पेपर को कितना वेटेज देता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए सिर्फ आपको इंग्लिश और जनरल टेस्ट के बेसिस पे ही एडमिशन लेंगी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होंगी जो लैंग्वेज और डोमेन सब्जेक्ट पे एडमिशन लेंगी। ये यूनिवर्सिटी की चॉइस है कि किस पर्टिकुलर कोर्स के लिए वो आपको कौन से सब्जेक्ट्स के स्कोर जो है वो काउंट करेगा। खैर इस बात को हम दोबारा डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट आएगा कि अल्टीमेटली क्या हमें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट भरना चाहिए, क्या हमें लैंग्वेज जो है फिल करनी चाहिए, हमें डोमेन सब्जेक्ट जो हैं वो कितने फिल करने चाहिए, क्या 12th में जो सब्जेक्ट पढ़े हैं वही हम फिल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं, वो हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, लेकिन जो मेजर पॉइंट्स है, मेजर हाइलाइट्स है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम इन सारे जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उसकी एक बार बात करेंगे आपसे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे कैंडिडेट्स में चूज मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट, यानी कि अगर आप इंग्लिश को चूज करते हैं और जनरल टेस्ट को भी चूज करते हैं तो आपके पास डोमेन सब्जेक्ट्स में सिर्फ आपके पास 3 चॉइसेस होंगी। व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर आप पहला एक इंग्लिश लैंग्वेज या और कोई लैंग्वेज चूज कर लेते हैं और 3rd नंबर पे आपके पास अगर आप GT भी चूज करते हैं तो आपके पास जो सेक्शन 2 है, जो आपके पास डोमेन का ऑप्शन है, उसमें आपके पास जो है 3 डोमेन का ही ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा और इसका डोमेन सब्जेक्ट आप चूज नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि मैं GT नहीं देना है तो आपके पास इन केस मैक्सिमम 4 डोमेन का ऑप्शन हो जाएगा। इस साल जो मेजर चेंज किया गया है डोमेन सब्जेक्ट में वो ये किया गया है कि लास्ट ईयर तक
जो सब्जेक्ट आप 12th में पढ़ते थे आप उन्हीं का एग्ज़ाम दे सकते थे, लेकिन इस साल ऐसा नहीं है। आप किसी भी स्ट्रीम या किसी भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ह्यूमैनिटीज़ का कोर्स करना चाहते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि वो साइंस सब्जेक्ट उन्होंने 12th में पढ़ा है, बट दे वांट टू परस्यू ह्यूमैनिटीज़ कोर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो उस केस में उनके मन में डाउट रहता है कि हम साइंस के सब्जेक्ट्स का एग्जाम दें या ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स का हम एग्जाम दें। तो इस बार हमको लिबर्टी दी गई है कि आप साइंस के सब्जेक्ट्स का भी एग्जाम दे सकते हैं, आप ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स का भी एग्जाम दे सकते हैं। आपके पास ये चॉइस है, लेकिन लास्ट ईयर तक ऐसा नहीं था। लास्ट ईयर तक स्टूडेंट के सामने कंस्ट्रेंट था कि जो सब्जेक्ट उन्होंने 12th क्लास में पढ़ा है आप उन्हीं का एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसके अलावा और किसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास डोमेन सब्जेक्ट्स की चॉइस रहेगी 3 या 4 या 5। आप इंग्लिश लैंग्वेज या जनरल टेस्ट का एग्ज़ाम देते हैं या नहीं देते हैं। 12th के सब्जेक्ट्स का डोमेन सब्जेक्ट से कोई रिलेशन इस साल नहीं है। आप फ्री हैं, अपनी चॉइस के हिसाब से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब फीस का उन्होंने बताया हुआ है कि अगर आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो अप टू 3 सब्जेक्ट्स यू हैव टू पे 1000 रुपीज़ एंड फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट यू हैव टू पे 400 ईच। अब कुछ कोर्सेज की हम बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जैसे कि हम इकोनॉमिक ऑनर्स की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है इंग्लिश, मैथ्स और जनरल टेस्ट इसी का स्कोर काउंट होगा। तो उस केस में क्या होता है आपके पास 3 सब्जेक्ट के बेसिस पर भी एडमिशन लिया जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है आप 3 सब्जेक्ट एग्जाम देंगे, 4 का देंगे या 5 का देंगे। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हो सकती हैं जो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिस पे आपका एडमिशन ले किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए, या आपको सिर्फ जनरल टेस्ट के बेसिस पे ही एडमिशन मिल सकता है। तो ये किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और उसके पर्टिकुलर कोर्स के लिए डिसाइड करना होगा आपको कितने सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। वैसे बेस्ट कॉम्बिनेशन की मैं बात करूँ तो लैंग्वेज, जनरल टेस्ट और 3 डोमेन सब्जेक्ट्स, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा आपका टू गेट दी अपॉर्चुनिटी टू टेक एडमिशन इन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज, इन मोस्ट ऑफ द कोर्सेज। वो सब बात की चीज़ें हैं, क्योंकि अभी क्या होता है काउंसलिंग प्रोसेस में बहुत सारे चेंजेस करने होते हैं, आपको बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। अभी तो सजेशन यही रहेगा, अगर आपको जनरल टेस्ट नहीं देना है तो 1 लैंग्वेज प्लस 4 डोमेन्स, एंड आपको जनरल टेस्ट देना है तो लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन प्लस 1 जनरल टेस्ट आप इसके लिए अपीयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बात की है अभी जो है वो आपकी डोमेन फीस की बात करी है हमने, जो यहाँ पे आपको बताया गया है। नाउ अब हम बात करने वाले हैं टोटल सब्जेक्ट्स की। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि टोटल सब्जेक्ट आपके पास 37 होंगे। अब 37 को अगर हम देखें तो 13 जो है वो इंडियन लैंग्वेजेस हैं, यानी कि इंग्लिश है, हिंदी है, असमीज़ है, बंगालीज़ है, ये जो लोकल लैंग्वेज है, स्टेट की लैंग्वेज है, तो इंक्लूडिंग 13 लैंग्वेजेस में हैं आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, यानी साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स हैं, कॉमर्स के हैं, ह्यूमैनिटीज़ के हैं, इनके सब्जेक्ट्स हैं। और जो आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है जिसमें आपकी जो है रीजनिंग पूछी जाती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है और जीके पूछी जाती है, ये आपको यहाँ पे एग्ज़ाम देना है जनरल टेस्ट का। चॉइस ऑफ द टेस्ट पेपर की मैं बात करूँ तो आपको बताया था मैंने कि 5 सब्जेक्ट के जो हैं आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट। और सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छी बात, टेस्ट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑप्टेड इन क्लास 12, यानी कि 12th के सब्जेक्ट्स के कोई इम्पैक्ट नहीं है, आप उसी भी सब्जेक्ट के एग्जाम दे सकते हैं CUET में। मोड ऑफ द एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको होगा, यानी जो है कंप्यूटर पे आपको सेंटर पे जाना होगा, अपनी सिटी में आप एग्जाम दे सकते हैं। टोटल क्वेश्चन की बात करूँ 50 क्वेश्चन फॉर ईच टेस्ट पेपर, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। जब पिछले 3 साल से आपके पास चॉइस दी गई थी, आपको तो शायद नहीं पता होगा, आप सीनियर से पूछ सकते हैं, जब 3 साल से चॉइस दी गई थी कि आपको 50 क्वेश्चन आते थे एग्जाम में और आपको 40 अटैम्प्ट करने होते थे, मतलब आउट ऑफ 50 क्वेश्चन यू हैव टू अटैम्प्ट एनी 40 क्वेश्चन। तो मेरे मन में हमेशा ये डाउट था, मैं हमेशा एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी से पूछना चाहता था कि ये जो है ये पैरामीटर बिल्कुल सही नहीं है। उसमें होता क्या था, एक स्टूडेंट की कैपेसिटी है 40 क्वेश्चन करने की, एक की है 45 क्वेश्चन करने की और एक की है कैपेसिटी 50 क्वेश्चन करने की। लेकिन यहाँ पे जब अटैम्प्ट ही मुझे 40 करने हैं तो सभी सेम लेवल पे होंगे। 50 वाला इनसे आगे कैसे हुआ, या 45 वाला 40 से आगे कैसा होगा, 50 वाला 45 से आगे कैसा होगा, क्योंकि जब 40 ही अटैम्प्ट करने हैं और 40 तो ये तीनों कर सकते हैं। यहाँ पे पैरामीटर गलत था, इसलिए 100 परसेंटाइल थे वो बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। 100 परसेंटाइल का मतलब इनकी 100% स्कोर आया करता था, 100% नहीं, मतलब जो टॉप स्कोर हुआ करते थे वो बहुत सारे लोगों के हुआ करते थे। लेकिन इस साल जब आपके पास 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन करने हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन में एरर होगी ही होगी, और यहाँ पे आपके पास जो टॉप स्कोर रहेंगे 100% स्कोर की बात करूँ वो डेफिनेटली कम होने वाले हैं, और ये एक जेन्युइन पैरामीटर, एक वैलिड पैरामीटर होगा आपके पास जज करने का।
ड्यूरेशन ऑफ द ईच टेस्ट पेपर वुड बी 60 मिनट। ये अलग अलग हुआ करती थी, जो कैलकुलेशन बेस्ड सब्जेक्ट्स थे, अकाउंटिंग है या मैथ्स है, उसमें 60 मिनट्स है, बाकी में 45 मिनट्स है। अब इसको भी सेम कर दिया गया है ताकि कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब जो है ये चेंजेस करने से ऐसा लगता है एकदम फ्लॉलेस एग्जाम होगा। अगर कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं आता है तो यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिपेंसी का मुझे नहीं लगता है चांसेस इस साल होने वाला है। ड्यूरेशन ऑफ द ईच टेस्ट पेपर इज 60 मिनट्स, 1 घंटे का हर एग्जाम होगा आपका। जो आपका एग्जाम होगा वो बहुत सारी शिफ्ट्स में होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होगा, क्योंकि अभी तक आपने कोई भी एग्जाम दिया है वो ऑल इंडिया सेम एग्जाम होता है। जैसे अभी आप बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं और आप इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम देते हैं, तो पूरे इंडिया में जितने भी स्टूडेंट अपीयर करने वाले होंगे उनके लिए सेम क्वेश्चन पेपर होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, एक सब्जेक्ट का एग्जाम बहुत सारी शिफ्ट्स में होगा, यानी कि एक सब्जेक्ट्स के लिए बहुत सारे पेपर जो है वो क्रिएट किए जाएंगे। अब आपके मन में सवाल जरूर आएगा, जब एक ही सब्जेक्ट्स के लिए बहुत सारे पेपर क्रिएट करे जा रहे हैं तो किसी का पेपर इजी हो सकता है, किसी का डिफिकल्ट हो सकता है, किसी का मॉडरेट भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। इसी के लिए एक पैरामीटर इंक्लूड किया जाता है जिसे हम कहते हैं परसेंटाइल, यानी कि आपका जो एक्चुअल एग्जाम होता है उसमें पहले आपका रॉ स्कोर आता है, यानी जितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, कितने सही हैं कितने गलत हैं, उसके बेसिस पे एक रॉ स्कोर आता है और रॉ स्कोर को बाद में परसेंटाइल में कन्वर्ट किया जाता है। उस परसेंटाइल से आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि जितने भी स्लॉट्स में एग्ज़ाम हुआ है उसमें मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। परसेंटाइल निकालने का एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीका है स्टैटिक्स का, खैर उस पर हम अभी नहीं जाते हैं। सिंपल टर्म्स में अगर समझें परसेंटाइल को, फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट का स्कोर 98 परसेंटाइल है, तो सिंपल टर्म्स में आप ये कह सकते हो कि 98% बच्चे ने जो एग्ज़ाम दिया है वो उनसे पीछे हैं और 2% बच्चे जो हैं वो उनसे आगे हैं जिन्होंने इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया हुआ है। तो ये सिंपल आपका रहता है। ये पहली बार आप एग्ज़ाम देंगे इस तरह से, जहाँ पे एक ही पेपर जो होगा आपका, एक ही एग्ज़ाम जो होगा वो बहुत सारे स्लॉट्स में होगा। तो आपको डेफिनेटली ऐसा लगेगा कि उस मेरे फ्रेंड का तो पेपर इजी आया है, मेरा डिफिकल्ट आया है, या उसका डिफिकल्ट आया है, मेरा इजी आया है। अब क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन जो है, यानी परसेंटाइल जो आती है वो नॉर्मलाइजेशन जो प्रोसेस होता है उस पर बेसिस पे आती है। अब नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाता है उसका बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, उसमें अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर मार्किंग स्कीम की मैं बात करूं तो आपका यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। करेक्ट आंसर के लिए आपको 5 मार्क्स मिलते हैं और नेगेटिव के लिए आपको 1 मार्क डिडक्ट कर दिया जाता है। अगर कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं होता है तो उसके लिए आपको 0 मार्क दिए जाएंगे। ये नेगेटिव मार्किंग भी शायद आपकी पहली बार ही किसी एग्जाम में होने वाली है। यहाँ पे हम एग्जाम शेड्यूल की बात करें तो अभी एक टेंटेटिव शेड्यूल दिया गया है कि आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा वो आपका 8 मई से और जून तक कराया जाएगा, 1 जून तक। ये टेंटेटिव शेड्यूल है। अभी पहले हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 1 मार्च से और 22 मार्च तक आपके पास ये विंडो ओपन है। आप इस विंडो में अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी आपके बोर्ड एग्जाम भी चालू हैं और आपके लिए 1 मिनट बहुत कीमती है, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा और इसी ड्यूरेशन में आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। हालांकि हर साल ये डेट एक्सटेंड होती है, पर ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि हर साल ये डेट एक्सटेंड होगी ही होगी। आपको थोड़ा टाइम निकालना चाहिए। बेसिक फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर होता है, इसमें कोई चांसेस नहीं होते हैं ज़्यादा एरर के। आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, लेकिन आप तरीके से फॉर्म भरें। कुछ लोग पहले गलती कर चुके हैं, आपसे आधार कार्ड का नंबर पूछा है, उन्होंने मोबाइल नंबर डाल दिया है। एक आपके पास यूनिक ईमेल आईडी और एक यूनिक मोबाइल नंबर ज़रूर होना चाहिए, ताकि आपका सारा जो करस्पॉन्डेंस होगा वो उसी मोबाइल नंबर पे, और जो भी मैसेजेस होंगे, जो भी डिटेल्स होंगी, वो आपकी ईमेल और मोबाइल पे ही आएंगी। उसी से आप जो है आगे लॉगिन भी कर पाएंगे। तो आपके पास ये होना चाहिए। डेट्स आपको बता दी गई हैं कि 1 मार्च से और 22 मार्च तक जो है आपके पास ये विंडो ओपन रहेगी। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फी, यानी आप 23 मार्च तक जो है वो फील पे कर सकते हैं। करेक्शन पर्टिकुलर्स के लिए आपको 3 दिन का टाइम मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन गलत फिल कर देते हैं। मैं आपको एक बात और बोल देता हूँ, ये फॉर्म भरने का जो तरीका होता है ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको बहुत जगह वीडियोस भी देखने को मिलेंगे, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। इनको फिल करने के लिए आप नियरेस्ट साइबर जो आपके साइबर कैफेज होते हैं या ई मित्र हैं, इन पे बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि आप इन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं कि इन्हें तो बहुत सारे फॉर्म फिल कराते होंगे, इन्हें पता होगा। ट्रस्ट मी, उन्हें नहीं पता होता है, वो गलत फॉर्म फिल कर देते हैं। लास्ट ईयर का ही इंसिडेंस मैं बताता हूँ आपको। एक स्टूडेंट था, उसका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिर्फ इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उसने इंग्लिश लैंग्वेज का जो है ऑप्शन चूज़ नहीं किया था, और इंग्लिश लैंग्वेज के चूज़ किए बिना दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी कोर्स में एडमिशन नहीं होगा आपका।
इसीलिए उस स्टूडेंट का चाहे वो कितने भी डोमेन सब्जेक्ट दे दे या कितना भी अच्छा स्कोर कर ले, उसने इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ नहीं की थी क्योंकि उसका फॉर्म साइबर कैफ़े वालों ने फिल कर दिया था, ई मित्र वालों ने फिल कर दिया था। उन्हें नहीं पता है। आप 2 बार वीडियोस देखो, अलग अलग सोर्सेज से वीडियोस देखो। अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे ही बताओ, हम भी एक वीडियोस बना देंगे जहाँ पे आपको आराम से फॉर्म फिल करना बताया जाएगा। लेकिन प्लीज़ 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 ई मित्र वगैरह पे फॉर्म फिल मत कराओ, वो इतने एक्सपर्ट नहीं होते हैं। गवर्नमेंट एग्जाम के लिए वो डेफिनेटली एक्सपर्ट होते हैं। जितनी भी गवर्नमेंट की वैकेंसीज आती हैं उनके पास बहुत सारे लोग आते हैं फिल करने के लिए। ये नॉर्मल सा एग्ज़ाम है जिसके लिए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, पूरा प्रोसेस अच्छे से दिया गया है। आपके पास टाइम की कमी ज़रूर हो सकती है, लेकिन अपने जो है करियर के साथ खिलवाड़ मत करना, थोड़ा टाइम ज़रूर निकालना है एक्स्ट्रा, और जो है अच्छे से फॉर्म फिल कर लेना। किसी और के भरोसे फॉर्म फिल बिल्कुल नहीं कराना है आपको। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन की मैं बात करूँ आपको, उससे पहले करेक्शन इन पर्टिकुलर्स देखता हूँ मैं, तो यहाँ पे आपको 3 दिन का विंडो मिलेगा, जहाँ पे आपने अगर कोई फॉर्म फिल में फॉर्म भरते समय मिस्टेक कर दी है तो यहाँ पे आप उसको चूज़ कर सकते हैं। अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ द एग्जामिनेशन, आपके पास 4 चॉइसेस मिलेंगी कि आप अपनी प्रेफर्ड सिटी कौन से रखते हैं एग्जाम के लिए। जनरली आपको पहली जो है वो सिटी मिल जाती है। अगर पहली नहीं मिलती है तो डेफिनेटली दूसरी मिल ही जाएगी, नहीं तो तीसरी या चौथी मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। वो बैकअप के लिए होते हैं कि आपको अगर ये सिटी भी नहीं मिलती है। एडमिट कार्ड वगैरह कब मिलेंगे ये सब बताया जाएगा। और जो आपकी एग्जामिनेशन डेट है वो 8 मई से और 1 जून तक है। टेंटेटिव है ये, थोड़ा बहुत चेंजेस इसमें हो सकते हैं। अगर हम समरी की बात करें तो मैंने बता दिया, रजिस्ट्रेशन आप इस पर कर सकते हैं, वेबसाइट गिवन है। 37 जो है टोटल टेस्ट पेपर होंगे, 13 लैंग्वेजेस में होंगे। सिलेबस जो है डिटेल में आपके पास इनकी वेबसाइट पे भी गिवन है, जाके चेक कर सकते हैं। और अदरवाइज लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड का देखें तो सिंपल सिलेबस यहाँ गिवन है आपको। अगर डोमेन सब्जेक्ट्स की बात करें तो जनरली 12th का सिलेबस आपका पूछा जाता है। चॉइस ऑफ टेस्ट सेंटर्स जो है वो यहाँ पे चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर 5 टेस्ट दे सकते हैं आप, इंग्लिश लैंग्वेज जनरल टेस्ट के अलावा 3 डोमेन सब्जेक्ट्स। मार्किंग स्कीम +5 -1। मोड ऑफ द एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 50 होंगे आपके पास। ड्यूरेशन ऑफ द ईच टेस्ट पेपर वुड बी 60 मिनट्स एंड शिफ्ट जो है डिफरेंट शिफ्ट्स में और डिफरेंट स्लॉट्स में कराया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन होगा और उसके बाद जो है आपका रॉ स्कोर के बाद परसेंटाइल स्कोर आ जाएगा। अगर मैं बेसिक एलिजिबिलिटी की बात करूं तो 12th में अगर आप हैं तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी में आपके पास 12th की वैलिड मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप ड्रॉपर हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट ईयर के बेस पे आप एडमिशन ले सकते हैं। कोई भी परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, एग्ज़ाम देने के लिए क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए वो यूनिवर्सिटी डिसाइड कर सकती है कि बेसिक हमारा 12th का परसेंटेज क्राइटेरिया ये है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 50% भी अगर आपकी है तो यू विल बी एबल टू अप्लाई इन ऑल ऑफ दी यूनिवर्सिटीज़। एज का कोई पैरामीटर नहीं है इसमें, आप किसी भी एज ग्रुप पे बिलोंग कर सकते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। चॉइस ऑफ सिटीज़ की मैं बता देता हूँ आपको। यू कैन सेलेक्ट एनी 4 सिटीज़ ऑफ देयर चॉइस। और चॉइस हमेशा ये रहती है कि आपको पहला जो टेस्ट सेंटर है जो आपकी सिटी में रहता है वो मिल जाए। अगर ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी तो आपके पास डेफिनेटली सेकंड चॉइस जो है वो आपको मिल जाती है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस कर ली है, और इसके अलावा कोई भी डाउट होता है आपको तो डेफिनेटली आप हमसे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। काफ़ी साल से जो है हमने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं सिलेबस पे, कंटेंट पे, हमेशा बनाते रहे हैं। लेकिन इस साल जो है मुझे ऐसा लगता है जो हमने पॉइंट्स दिए थे वो एनटीए जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है उसे काफ़ी समझ में आ गए होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि 40 क्वेश्चन करने थे 50 में से। ये बहुत ही एक सूटेबल चीज़ मुझे नहीं लगी, क्योंकि ये सभी पैरामीटर जो है कंसिडर नहीं किए गए थे। एनटीए जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है। बाकी पैरामीटर जो है यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है, यानी कि एग्ज़ाम के पेपर जो है टेक्निकल मोड में कराना ये एनटीए की जिम्मेदारी है। एकदम उसके लिए टेक्निकल चीज़ें हैं वो बनाना एनटीए की जिम्मेदारी है, लेकिन उसके बाद एडमिशन प्रोसेस लेना वो आपकी यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है। यानी एनटीए का रोल सिर्फ आपके पास परसेंटाइल स्कोर तक एक बार बता देना और रैंकिंग बता देना, यहाँ तक है। उसके बाद किस रैंक पे, किस कोर्स में, किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, ये अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग कंपटीशन पे डिपेंड करते हैं। चॉइस तो मुझे लगता है सभी की यही होने वाली है कि सब दिल्ली यूनिवर्सिटी ही चाहते हैं। बहुत ही पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स हैं, बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, बहुत अच्छी कैंपस लाइफ है, और बहुत से लोगों का ड्रीम है कि 12th के बाद हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले। इसके अलावा बस इतना ही कहना चाहूँगा कि थोड़ा यूनिवर्सिटी को जज करने से पहले एक बार थोड़े और भी लेवल्स होते हैं, एक बार अपने कोर्स, बैकग्राउंड, प्लेसमेंट्स, सब कुछ चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए।
और किसी भी एक यूनिवर्सिटी या एक कोर्स पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। यू हैव टू टेक एटलीस्ट 3-4 कोर्सेज एंड 3-4 यूनिवर्सिटीज़ फॉर बैकअप। एंड मोमेंट तक इसका प्रोसेस चलता है, और इसका शेड्यूल क्या रहेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो अब तक रिलीज़ नहीं हुआ है, उसका क्या प्रोसेस रहेगा वो अब तक बताया नहीं गया है। जैसे ही बताया जाएगा आपके सामने लाया जाएगा। कीप इन टच एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।